Welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to move towards the next topic, that is role of women in national struggle part 3. Obviously आज इसको sum up कर लेंगे and we will enter into the new topic tomorrow, that would be basically educational development in our country after you can say that 1857. But again आगे जाने से पहले you'll get access to this PPT on the Telegram channel of us, and on Instagram channel you can ask me any question that you might be having. As far as रोल ऑफ वुमन इन नेशनल स्ट्रगल इज कंसर्न, इसको आज हम लोगों को कंक्लूड करना है. इसके पहले अब हमने इलेबोरेटली बातें करके रखी है कि भाई वुमन इज सो सिग्निफिकेंट इन सोसाइटी. अगर आप सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर को पूछोगे तो उनका हमेशा ही कहना रहा है कि वुमन इज 50% ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड इफ 50% ऑफ इंडियन सोसाइटी इज अ बैकवर्ड, हाउ कैन इंडिया बिकम फॉरवर्ड. एंड ऐसा इंडिया को अगर आपको फॉरवर्ड लेके जाना है, मॉडर्निज्म में लेके जाना है, तो वुमन अपलिफ्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड. एंड ऐसा फिर सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने वुमन अपलिफ्टमेंट चालू किया. वुमन की जो अर्लीस्ट लीडरशिप है वो फिर मेल कम्युनिटी से ही आई. राजा राम मोहन रॉय, आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बाल शास्त्री जाम्बेकर, या फिर इवन वी कैन टॉक अबाउट जस्टिस रानडे. ये कुछ इनिशियल लेवल पे रिफॉर्मर रहे हैं जिन्होंने वुमन अपलिफ्टमेंट के ऊपर काफ़ी मेजरली फोकस करके रखा था. वुमन अपलिफ्टमेंट उन्होंने जैसे ही चालू किया, फिर हमने देखा था कि टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 1860s 1870s ऑनवर्ड जो है वुमन लीडरशिप इटसेल्फ स्टार्टेड टू डेवलप. ऑब्वियसली अर्लीस्ट लेवल की जो लीडरशिप है वो टैगोर फैमिली से ही आई, बट धीरे धीरे करके हमने देखा था देयर वाज अ रैपिड राइज ऑफ द वुमन लीडरशिप. फिर वी हैव कवर्ड 1905, 1920, 1930 एंड 1942 के इवेंट ऑल्सो. 1905 में वुमन पर अर्लीस्ट लेवल पे यू कैन सी देम एट एन अर्बन लेवल इन अ नेशनल मूवमेंट. 1920 आते आते वुमन जो है इवन विलेज लेवल, रूरल लेवल पे जो है वो भी अब रास्ते पे आनी चालू हो गई, अपने घर के बाहर आनी चालू हो गई. 1930 वॉज परहैप्स द लैंडमार्क ईयर बिकॉज ऑफ वुमन लीडरशिप इन द नेम ऑफ सरोजिनी नायडू आपको दिखाई देगी. 1942 आते आते फिर पैन इंडियन वुमन लीडरशिप वेयर देयर. ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड में गांधी के अंडर कौन सी वुमन लीडरशिप डेवलप्ड हुई, रेवोल्यूशनरी लीडरशिप कौन सी रही है, उसके ऊपर भी हमने काफ़ी इलेबोरेटली बातें की. अब हम लोगों को पहले मिसलेनियस वुमन लीडरशिप कवर अप करनी है, एंड मिसलेनियस वुमन लीडरशिप कवर अप करके इसको एक कंक्लूजन देना है कि रोल ऑफ वुमन एग्जैक्टली नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रहा है, एंड इसका एक ड्यूअल इम्पैक्ट पड़ा, मतलब वुमन के ऊपर भी एंड नेशनल मूवमेंट के ऊपर भी. तो इसके कॉमन 4-5 पॉइंट जो है दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू. तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि अब वुमन जो है इन्होंने अपने लिए और क्या क्या करके रखा था. ऑब्वियसली अब हमने नेशनलिस्टिक एंगल से सारी चीज़ें देख के रखी थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर सर्टन वुमन ऑर्गेनाइजेशन जो ग्राउंड लेवल पे काफ़ी पाथ ब्रेकिंग वर्क जो है कर रहे थे. इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत श्री महामंडल, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ये हम लोगों को जो दिखाई देती है. एक एक करके बात करेंगे. इसमें सबसे पहले लेवल पे जो है भारत श्री महामंडल वॉज देयर. इट वॉज क्रिएटेड बाय सरला देवी चौधरानी. इंडिया में जो इसको फर्स्ट वुमेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी माना जाता है, फर्स्ट वुमेन लेड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू बी क्रिएटेड बाय वुमेन. इनके पर्पस जो है वो वही रहेंगे कि हम लोगों को वुमेन का अपलिफ्टमेंट करवाना है, कि हम लोगों को तो सबसे पहले लोअर कास्ट वुमेन एंड अपर कास्ट वुमेन जो इनको एक साथ लाना है. ये भी हमने देखा था कि इंडिया में ब्राह्मण क्षत्रिय वुमेन का स्टेटस अलग है, वैश्य शूद्र वुमन का स्टेटस अलग है. देयर इज अ सीलिंग इन बिटवीन देम ऑल्सो, देयर इज अ डिवीजन इन बिटवीन देम ऑल्सो. तो ये जो बेसिकली डिवीजन है इसको ब्रेक डाउन करेंगे, एंड डिवीजन को ब्रेक डाउन करके जो कॉमन एजुकेशन मतलब वेस्टर्न एजुकेशन हम लोगों को वुमन में प्रमोट करना है. एंड फॉर दैट पर्पज इन्होंने अपने रीजनल ब्रांचेस भी ओपन अप करने चालू करके रखे थे. इसका जो प्रॉपर कोर रहा है वो यूनाइटेड प्रोविंस ही है, बट धीरे धीरे करके ये अक्रॉस इंडिया में फैलने भी चालू हुए. एंड ऑब्वियसली जब वेस्टर्न एजुकेशन आप प्रमोट करते हो तो अदर मैल प्रैक्टिसेस जैसे पर्दा सिस्टम को इन्होंने टारगेट करके रखा था. दे हैड प्रोमोटेड वुमेन्स राइट टू एम्प्लॉयमेंट. वुमेन जो है बेसिकली इनको एम्प्लॉयमेंट हर जगह पे मिलनी चाहिए, उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग एक्टिविटी करके रखी थी. एंड लेटर ऑन इवन जब फ्रेंचाइजी मूवमेंट चले तो फ्रेंचाइजी मूवमेंट में भी इनका एक काफ़ी मैसिव कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रहा है. सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन. वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन मार्गरेट क्यूजेंस ने बना के रखी थी. शी वॉज कलीग ऑफ एनी बेजेंट. एनी बेजेंट की एक कलीग भी रही है. एंड ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने जब बनाया 1917 में अद्यार में बनाया, तो अद्यार वॉज अ हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी टू.
थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट उस ज़माने में एनी बेजेंट ही रही है, एंड एनी बेजेंट को ही ये ऑर्गेनाइजेशन का पहला प्रेसिडेंट भी बता के रखा हुआ था। नाउ मार्गरेट क्यूजिन हरसेल्फ, अगर आप इनकी बातें करोगे तो शी वॉज बेसिकली सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ओरिएंटेशन वाली लेडी, रेवोल्यूशनरी लेडी रही है। एंड मार्गरेट क्यूजिन जो है, इनके इंटरनेशनल अफिलिएशन भी थे ब्रिटेन में एज वेल एज आयरलैंड में एज वेल एज अमेरिका में। तो इनको क्या करना था, वाया दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में वुमेन लीडरशिप डेवलप करनी थी। एंड ये वुमेन लीडरशिप डेवलप करके जो है हम लोगों को नेशन को गाइड करना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया की नेशनलिस्ट वुमेन लीडरशिप को डेवलप करने का काम कर रही थी। इसमें हमने देखा भी था कि मार्गरेट क्यूजिन्स ने फिर 1920s में इंडिया में मल्टीपल, यू कैन से दैट, फ्रेंचाइजी मूवमेंट भी चालू करके रखे थे, लोकल लेवल पे लोगों को कन्विंस करना कि इवन वुमेन शॉल बी हैविंग राइट टू वोट। इसके अलावा फिर इन्होंने सर्विंग ऑफ द पुअर हो सकता है, सिंस शी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी भले ही रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, बट इट इज़ एन NGO आफ्टर ऑल। हमने देखा था कि मैडम ब्लेवेट्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट ने जब ये ऑर्गेनाइजेशन 1875 में बना के रखी थी न्यूयॉर्क, तब उसके रिपरकशंस क्या रहे हैं। एंड फिर अद्यार वाला तो बस इनका एक ब्रांच है ना, तो अगर आप NGO एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको ये भी करना पड़ेगा। एजुकेशन तो आपको प्रमोट करना ही है, ना एजुकेशन प्रमोट करके जो है लोकल लेवल पे आप वुमन बेसिकली उनका अपलिफ्टमेंट भी करोगे। तो मल्टीपल इश्यूज इन्होंने हार्नेस करके रखे थे, बट इनका हमेशा एक फोकस रहता था एबॉलिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज, प्रमोशन ऑफ द सेक्स एजुकेशन अमंग वुमन, एंड आफ्टर एक प्रॉपर एज, मतलब आफ्टर प्यूबर्टी, पोस्ट प्यूबर्टी सेक्सुअल इंटरकोर्स लड़कियों को करना चाहिए। तो ये सारे इश्यूज जो है इन्होंने देन साउथ इंडिया में हमेशा इनका प्राइमरी बेस रहा है, तो साउथ इंडिया की सोसाइटी में हाईलाइट करने चालू करके रखे थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया जो है, इट वॉज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन जो है ये बनाने का काम किया था मेहरबाई टाटा ने। मेहरबाई टाटा जो है, शी वॉज वाइफ ऑफ दोराबजी टाटा। एंड दोराबजी टाटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोराबजी टाटा वॉज द एल्डर सन एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। यू कैन से दैट द फाउंडिंग फादर जमशेदजी टाटा। तो जमशेदजी टाटा के जो बेसिकली एल्डर सन भी थे, एंड जमशेदजी टाटा के बाद दोराबजी के हाथ में जो है टाटा ग्रुप का जो है पूरा ये भी आया था, दैट इज बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर वाला पोजीशन भी आया था। दोराबजी टाटा हरसेल्फ वॉज हैविंग अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन विद गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले हो सकते हैं या फिर इवन फिरोज शाह मेहता भी हो सकते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता के साथ इनके काफ़ी कॉर्डियल रिलेशन रहे हैं, एंड ही वॉज बेसिकली अ लिबरल पर्सन, अ मैन ऑफ लिबरलिटी, वी कैन से दैट। दोराबजी टाटा जो है बेसिकली इन्होंने कांग्रेस को भी फंडिंग दे के रखी थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हिज वाइफ दैट इज मेहरबाई टाटा, ये लोग इंडिया में घूम घूम के जो है एलाइट वुमन में वुमन लीडरशिप डेवलप करने का भी काम करते थे, ताकि एटलीस्ट एलाइट लीडरशिप या फिर एलाइट वुमन जो है वो तो घर के बाहर निकले। अगर एलाइट वुमन ही घर के बाहर नहीं निकल रही है तो ऑर्डिनरी वुमन के ऊपर आप क्या ही बातें करोगे। ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इसीलिए बना के रखी थी कि इंटरनेशनल फंडिंग इंडिया में चैनलाइज करेंगे एंड वुमन अपलिफ्टमेंट इंडिया का करवाएंगे। हाउएवर बाय एंड लार्ज इनका फोकस हमेशा अर्बन एलाइट वुमन के पास ही रहता है, एंड इन दैट कैपेसिटी इन्होंने प्रिसाइजली अगर हम लोग बात करते तो बॉम्बे या फिर बॉम्बे के अराउंड जो है मल्टीपल डिफरेंट वुमेन लीडर्स डेवलप किए हुए थे, जिसमें कॉर्नेलिया सोराबजी वॉज देयर, ताराभाई प्रेमचंद वॉज देयर, वैसे फिर शफी त्याबजी वॉज देयर, महारानी सुचरू देवी वॉज ऑल्सो देयर। तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती थी, क्लब एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना, एलाइट वुमन को घर के बाहर लाना, एलाइट वुमन को इंडिया में पोजीशन ऑफ द वुमन के बारे में जानकारी देना, एंड इफ़ पॉसिबल फ्रिक्वेंट टूर विलेज लेवल पे ऑर्गेनाइज करना, जहाँ पे एलाइट वुमन विलेज लेवल पे जाके विलेज लेवल के वुमन से बातें करे, एंड विलेज लेवल के वुमन ये देख के जो है अपना ग्लास सीलिंग जो है ब्रेक डाउन करे। तो ऐसी वाली एक्टिविटी जो है ग्राउंड लेवल पे इन्होंने करके रखी हुई थी। वैसे फिर नेक्स्ट वन जो है ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन भी 1927 में मार्गरेट क्यूजिन्स ने ही बना के रखी थी। इट वाज ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, मतलब इंडिया में 1920s 1930s में मल्टीपल वुमेन लीडरशिप हैड बीन डेवलप्ड, एंड ये वुमेन लीडरशिप को भी अब एक साथ आना चाहिए ना। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस इज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियाज मेल लीडरशिप, तो वुमेन लीडरशिप के पास भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। फॉर दैट पर्पज इन्होंने अपनी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में बुला के रखी थी। इफ़ यू रिमेंबर, फर्ग्यूसन कॉलेज इटसेल्फ हैज़ बीन क्रिएटेड बाय
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, एंड डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडिंग फादर रहे हैं लोकमान्य तिलक, गोपाल गणेश आगरकर। अब तिलक वर्सेस आगरकर, फर्ग्यूसन कॉलेज एंड रेस्ट ऑफ द एंगल्स हमने पहले ही कवर अप करके रखे थे। इनको वही करना था कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वर्किंग फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, या फिर वी कैन से दैट स्वराज, तो वो वाली चीज़ों का फायदा मेल पॉपुलेशन को मिलेगा। व्हाट अबाउट फीमेल पॉपुलेशन? तो फीमेल पॉपुलेशन को इक्वालिटी बेस्ड ट्रीटमेंट, जस्टिस, इक्वल राइट, ये सारी चीज़ें जो है मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली इन्होंने मल्टीपल लेजिस्लेटिव रिफॉर्म जो है ये रखे हुए थे अमॉन्ग द मेल पॉपुलेशन। एंड इसमें फिर हम लोगों को वन ऑफ द अर्लिएस्ट लेवल पे दिखाई देता है कि हिंदू वुमन के राइट टू प्रॉपर्टी वाले जो प्रोविजन है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर इन्होंने सिक्योर करवाया। एंड देयर आफ्टर फिर 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट बना तो फैक्ट्री एक्ट जो है इसकी भी इन्होंने पैरवी करके रखी थी। फैक्ट्री एक्ट के अंडर वुमन की सर्विस कंडीशन को रेगुलेट करना। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो सकता है, या फिर इवन यू कैन टॉक अबाउट मिनिमम वेज एक्ट एंड देयर आफ्टर इक्वल पे एक्ट इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। इक्वल पे भले ही प्राइवेट में नहीं है बट गवर्नमेंट तो है ही। तो ऐसे मल्टीपल सोशल लेजिस्लेशंस इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर फोर्स करके रखे थे, गवर्नमेंट के ऊपर जो है प्रेशर डाल के अपने लिए लेके रखे हुए थे। तो दैट वाज बेसिकली समथिंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑब्वियसली दैट सम्स अप द रिमेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर रिमेनिंग वुमन ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन सी दैट। बट ऑब्वियसली फिर वुमन जो है इनका नेशनल मूवमेंट में आना काफ़ी लैंडमार्क रहा है। उसका एक एनालिसिस भी हमको करना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट नेशनल मूवमेंट एंड आफ्टर वुमन इटसेल्फ इनके ऊपर क्या रहा है। तो ये 4-5 कॉमन पॉइंट है, इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले वुमन पार्टिसिपेशन जैसे ही फ्रीडम स्ट्रगल में आना चालू हुआ तो ये वुमन पार्टिसिपेशन की वजह से हुआ क्या, वुमन देमसेल्फ गॉट राइट टू चॉइस। ये राइट टू चॉइस काफ़ी सिग्निफिकेंट है ना। आपको पर्दा सिस्टम में जाना है या नहीं, आपको जो है बेसिकली सती फॉलो करनी है कि नहीं, आपको जो है बेसिकली कास्ट बेस्ड रूल्स फॉलो करने हैं या नहीं, एक वीडो अगर आप रहोगे तो वीडो को किस तरीके से रहना है और व्हाट शॉल बी द लाइफस्टाइल ऑफ द वीडो। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है इन्होंने बातें करके रखी। इनफैक्ट हमने देखा था कि ये सारी चीज़ों को हार्नेस भी किया जाता था इवन ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। एक वुमन जब रास्ते पे उतरती है तो वुमन अपनी चॉइस बताती है कि शी इज़ नो लॉन्गर बाउंड बाय द रिलीजियस लॉ। वो धर्मशास्त्र, धर्मस्मृति, शरिया के रूल अब कोलैप्स हो चुके हैं एंड वो वुमन जो है शी इज़ फियर्स नाउ। उसको पता है भाई मॉडर्न लॉ क्या है, एंड आफ्टर शी विल एंटर एट अ ग्राउंड लेवल। वैसे फिर वी कैन से दैट कि यहाँ पे हम लोगों को वुमन जो है इनका एक फ्रीडम भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली राइट कि बेसिकली दिस पर्टिकुलर मूवमेंट हेल्प टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग। जो ग्लास सीलिंग वुमन के ऊपर आपने लगा के रखी थी, ग्लास सीलिंग को ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प हुई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लास सीलिंग? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने से पहले हजारों साल के लिए रिलीजियस लॉज वेर इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री। हिंदू किंगडम ने धर्मशास्त्र का राज लगाया, मुस्लिम किंगडम ने शरिया का राज लगाया। बट जब आपने राज लगाया तो देयर वॉज लिबरल सेक्शन इन द सोसाइटी, बट विथ इन लिबरल सेक्शन भी हमको दिखाई देता है कि वुमन के ऊपर एक सर्टन लेवल का रेस्ट्रिक्शन रखा जाता था। जैसे राजपूताना किंग अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे डिस्पाइट रिलीजन मैंडेटिंग की लड़कियों को आपको नहीं पढ़ाना है। मल्टीपल राजपूत किंग्स ने अपनी बेटियों को सती जाने नहीं दिया डिस्पाइट रिलीजन मैंडेटिंग देम कि आपको सती जाना है। बट फिर ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें दैट इज़ लिबरलिज्म जब आप दिखाते हो तो लिबरलिज्म में भी तो एक ग्लास सीलिंग आप रखते हो ना। जैसे आज के टाइम पीरियड में सोसाइटी लिबरल है बट फिर लड़की जब घर के बाहर जाती है तो 9 बजे से पहले घर के अंदर आना है, आपको स्पेसिफिक कपड़े ही पहनने हैं। तो लिबरलिज्म में भी एक ग्लास सीलिंग हमेशा होती है। नाउ इवन दो यू आर नॉट बिलीविंग इन अ रिलीजियस लॉ बट फिर भी अपने लड़कियों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे हुए हैं। वो रेस्ट्रिक्शन ब्रेक डाउन करना वॉज द ट्रू फ्रीडम फॉर द वुमन। वुमन पर्दा सिस्टम फॉलो नहीं कर रही है, वुमन मूवमेंट्स को लीड कर रही है, वुमन अपने राइट्स का डिमांड कर रही है। तो इसका भी एक मैसिव इम्पैक्ट जो है वुमन के ऊपर रहा है। इनफैक्ट वुमन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरीज बनती हुई आपको दिखाई देगी। वैसे ही नॉन वायलेंट मूवमेंट में वुमन आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, बिकॉज नॉन वायलेंट मूवमेंट में आपको सत्याग्रही लगते हैं। एंड सत्याग्रही अगर सिर्फ मेल पॉपुलेशन रहेगा तो ये मेल पॉपुलेशन अल्टीमेटली क्या करेगा, 2-4 दिन मूवमेंट करेगा बट फिर इसको पैसा भी तो कमाना है ना। एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ ड्विंडलिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द मेल कम्युनिटी इन एनी ऑफ द गांधीयन सत्याग्रह। आपको हमेशा दिखाई देगा कि वुमन एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन दे वर द हॉलमार्क ऑफ द गांधीयन सत्याग्रह, बिकॉज इवन गांधी वॉज अवेयर कि नॉन वायलेंट मूवमेंट को अगर आपको क्या करना है, लॉन्ग रनिंग रखना है या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा लेवल तक चलाना है तो वुमन को आपको रास्ते पे लाना पड़ेगा। फर्दर अपने वुमन के अंदर अगर नॉन वायलेंस डाल दिया
तो अपने पति को एंड आफ्टर अपने बेटे को, दैट इज फ्यूचर जनरेशन ऑफ द इंडियन सिटीजन, फ्यूचर जनरेशन ऑफ द इंडियन लीडर है, उनमें भी वो क्या करेंगे, तो ये वाला एटीट्यूड या फिर साइकोलॉजी जो है डालेंगे। एंड आफ्टर वी कैन से दैट कि बहुत सारी वुमन जो है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म की तरफ जो है झुकी। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म विल टेल यू सोशल जस्टिस। तो जो आइडियल्स ऑफ सोशल जस्टिस इंडिया में आए, ये आइडियल ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो भी इनकलकेट करना, एंड वो भी फैमिली लेवल पे इनकलकेट करना, ये भी एक काफ़ी लैंडमार्क सिग्निफिकेंट इवेंट रहा है इंडिया के लिए। तो इंडिया के वुमन जैसे ही नेशनल मूवमेंट में आई, इन्होंने अलग अलग एंडिएवर्स किए। कुछ लोगों ने एलाइट वुमन, कुछ लोगों ने अर्बन एज वेल एज रूरल वुमन, कुछ लोगों ने गांधीयन मूवमेंट, कुछ लोगों ने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, इनमें जब पार्टिसिपेट किया तो दे एक्टेड एज अ रोल मॉडल। एंड यही रोल मॉडल का फॉलो करके यू कैन से डैट कि नेक्स्ट 70 to 80 ईयर्स, अब इंडिपेंडेंस होकर ऑलमोस्ट 80 ईयर्स होने को आए हैं, तो विद इन 80 ईयर्स जो आपको कितना मैसिव इम्पैक्ट इंडिया में दिखाई देगा, दैट इज समथिंग दैट यू कैन सी। एंड दैट इज द कंक्लूडिंग रिमार्क वी कैन से दैट